Okay, so assalamualaikum and what's up guys, hope you all in good of your spirits. So guys, today we will be discussing patent ductus arteriosus. Okay, so patent ductus arteriosus को समझने से पहले आपने अगर नहीं देखी फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जिसमें मैंने आपको जो फीटल सर्कुलेशन है वो समझाया था, तो आपको पहले जाके लाजमी देखें और समझें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी आई वुड गिव यू अ ब्रीफ टू द पॉइंट, यू नो, अ लिटिल बिट फीटल सर्कुलेशंस नाउ हाउ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की जो एपिडेमियोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है इट क्लोजेस आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड देन यू कैन सी, लेट मी शो यू ओवर हेयर, ये जो डायग्राम है आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ बेसिकली द डक्टस आर्टेरियोसिस, दिस वन, ठीक है। दिस इज़ द डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। एंड ये डक्टस आर्टेरियोसिस बेसिकली कनेक्ट कर रहा है आपके पल्मोनरी आर्टरी को डिसेंडिंग आयोटा के साथ, ठीक है। इट इज़ कनेक्टिंग द पल्मोनरी आर्टरी विद द डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है। सो दिस इज़ द डक्टस आर्टेरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। नॉर्मली इट क्लोजेज आफ्टर बर्थ, ठीक है। एंड इन सम केसेस इट डज नॉट क्लोज and that may be associated in case of very low birth weight babies, ठीक है। low birth weight babies, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि जो वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, ठीक है, या जिनमें कोई कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम टाइप होता है इशू, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन फीमेल्स, ठीक है। सो इनमें ये कॉमन होता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस 2:1। वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ में मोस्ट लाइकली पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो सकता है, या कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम अगर उसको है तो फिर भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर तो आपके पास ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस परसिस्ट कर जाता है आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है, तो फिर अगर तो बेबी प्री मैच्योर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जो है उसके बाद भी अगर ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस परसिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर आपके पास केसेस हैं दो, ठीक है। अगर तो ये जो परसिस्टेंस है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के बाद, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है, उसके बाद अगर ये परसिस्ट कर रहा है इन प्री मैच्योर बेबीज़, ठीक है, प्री मैच्योर बेबीज़ का केस है, तो फिर ये स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। इवन आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इट वुड क्लोज स्पॉन्टेनियसली इन प्री मैच्योर बेबीज़। लेकिन अगर जो बेबीज़ हैं दे आर ऑफ टर्म, तो फिर हमारे पास इन्फेंट्स जो हैं दे रेयरली क्लोज, उनमें इट रियली क्लोजेज स्पॉन्टेनियसली, रेयरली आपके पास ये स्पॉन्टेनियसली क्लोज होता है, ठीक है। और इसके लिए फिर आपको कुछ फार्माकोलॉजिकल या सर्जिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, इन केस ऑफ टर्म बेबीज़, ठीक है। सो अगर तो डक्टस आर्टेरियोसिस परसिस्ट करता है तो ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम आयोटा टू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। एंड मोर द ब्लड रिटर्न्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये डक्टस आर्टेरियोसिस परसिस्ट कर रहा है तो ब्लड फ्लो करेगा इस आयोटा से इस पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो हार्ट के लेफ़्ट साइड पे जाएगा, ठीक है। यानी ब्लड फ्लो कर रहा है आयोटा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा ब्लड आपके जो हार्ट के लेफ़्ट साइड है उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। सो वर्कलोड जो है आपके लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल का वो बढ़ जाता है और बाद में फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी इसकी वजह से डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो लेफ़्ट टू राइट शंट है वो डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है जितनी भी एसाइनोटिक डिजीज़ हैं जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, उन सब ने लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। और जो हमारे पास साइनोटिक डिजीज़ेस थी उनमें हमारे पास हो रहा था राइट टू लेफ़्ट शंट, ठीक है। और हमने आइजनमेंगर देखा था कि ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होती है इन
एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ आइजनमेंगर सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास इंस्टेड ऑफ दिस लेफ़्ट टू राइट शंट ये राइट टू लेफ़्ट शंटिंग होती है, ठीक है, इन आइजनमेंगर सिंड्रोम, ठीक है। अब हमारे पास यानी रिवर्सल ऑफ शंट हो जाता है। नॉर्मली ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में लेफ्ट टू राइट शंट होता है, लेकिन अगर आइजनमेंगर सिंड्रोम डेवलप हो जाता है तो फिर रिवर्सल ऑफ शंटिंग होगी एंड राइट टू लेफ्ट शंट जो है वो डेवलप हो जाएगा। खैर हम देख रहे थे कि वर्कलोड जो है वो ठीक है, ब्लड जो है वो ज़्यादा रिटर्न करता है टू द लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट, तो लेफ़्ट एट्रियल लेफ़्ट वेंट्रिकल का वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है, एंड बाद में पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगा, जिसकी वजह से हमारे पास लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होगी ब्लड की, मतलब जो जैसे होता है नॉर्मली इन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़, तो वही लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होगी। एंड दिस शंटिंग बेसिकली डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द डिफेक्ट, यानी इस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के क्या साइज़ है इस पर डिपेंड करता है कि कितनी ब्लड की शंटिंग होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो रेशो है पल्मोनरी टू सिस्टमिक ब्लड प्रेशर एंड वेस्कुलर रेजिस्टेंस का, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी शंटिंग होगी, ठीक है। सो अब हम देखते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स या क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। अगर तो आपके पास स्मॉल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है तो फिर आपको क्या क्लिनिकल फीचर्स नज़र आएंगे। तो स्मॉल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के केस में कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आते, ठीक है, पल्स भी नॉर्मल होती है, ठीक है, और इसके अलावा जो हार्ट का साइज़ है दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, ठीक है। और अगर आपके पास लार्ज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर देखने को मिल सकता है, एंडोकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ब्रेथलेसनेस वाइल फीडिंग इन्फेंट में नज़र आ सकती है, ठीक है, ब्रेथलेसनेस वाइल फीडिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको स्लोड या रिटार्डेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। देन आप क्या नज़र आता है यहाँ पे रिपीटेड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाउंडिंग पल्सेस देखने को मिल सकती हैं, बाउंडिंग पल्सेस देखने को मिल सकती हैं विद वाइड पल्स प्रेशर, ठीक है, विद वाइड पल्स प्रेशर, ठीक है। देन आपको क्या क्लिनिकल फीचर्स नज़र आ सकते हैं लार्ज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में, तो उसमें आपके पास आ जाता है मॉडरेटली या ग्रॉसली इनलार्ज्ड हार्ट, मॉडरेटली या ग्रॉसली इनलार्ज्ड हार्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एपिकल इम्पल्स जो है वो प्रोमिनेंट होती है, एपिकल इम्पल्स जो है इट इज़ प्रोमिनेंट। देन आपके पास यहाँ पे सिस्टोलिक या डायस्टोलिक थ्रिल देखने को मिल सकती है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक थ्रिल देखने को मिल सकती है, ठीक है। देन और ये जो थ्रिल है इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन द सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। इसके अलावा सिस्टोलिक या डायस्टोलिक मशीन लाइक मर्मर देखने को मिल सकता है, ठीक है, मशीन लाइक मर्मर देखने को मिल सकता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि किस तरह का मर्मर आपको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में नज़र आता है। सो दैट इज़ सिस्टोलिक या डायस्टोलिक मशीन लाइक मर्मर, ये आपने चीज़ याद करनी है, मशीन लाइक मर्मर देखने को मिलता है, ठीक है। एंड दिस इज़ मोस्टली सीन इन द पल्मोनरी एरिया, ठीक है, इट इज़ सीन इन पल्मोनरी एरिया इन सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। और मैंने आपको बताना था कि जो पेटेंसी है ऑफ दिस डक्टस आर्टेरियोसिस इट इज़ मेंटेन्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन E1, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था इन द फर्स्ट वीडियो लेक्चर कि अगर आपने पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को क्लोज करना है तो आपको जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनके लेवल्स को इनहिबिट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो द पेटेंसी इज़ मेंटेन बाय लो ऑक्सीजन टेंशन, ठीक है। इसके अलावा आप किस तरह से क्लोज़ कर सकते हैं इस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को, तो ऑब्वियसली जो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हैं उनको देख के ही आप ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को क्लोज़ करते हैं। सो उसमें मोस्टली एनएसएइड्स आ जाते हैं, इसमें इंडोमेथिसिन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये हमने मर्मर्स तक देख लिया था जो लार्ज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है।
इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो डायस्टोलिक कंपोनेंट है ना वो डिसअपेयर हो जाता है व्हेन देयर इज़ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। यानी इस मर्मर का जो डायस्टोलिक वाला कंपोनेंट है ना, एक सिस्टोलिक था एक डायस्टोलिक था। सो ये जो डायस्टोलिक वाला कंपोनेंट है दिस वुड डिसअपेयर व्हेन देयर इज़ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने क्लिनिकल फीचर्स सारे देख लिए। ठीक है, इन केस ऑफ स्मॉल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एंड लार्ज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हमने क्लिनिकल फीचर्स देख लिए। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, सो कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप हो सकती हैं इन केस ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, तो स्मॉल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के केस में आपके पास एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, एंड जो आपके पास लार्ज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है उसमें आपके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है एंड पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज़ डेवलप हो सकती है। ठीक है, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि क्या किस तरह से आपने इसको डायग्नोज करना है। ठीक है, सो डायग्नोसिस आपने किस तरह से करना है ये आपको पता होना चाहिए। सो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में अगर तो स्मॉल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है तो आपके पास एक्सरे जो है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन अगर लार्ज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है तो फिर आपके पास कार्डियोमेगैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, विद लेफ्ट, हाँ इसके अंदर कार्डियोमेगैली होगी एंड लेफ्ट हार्ट की इनलार्जमेंट होगी। ठीक है, और आपके पास लेफ़्ट एट्रियल इनलार्जमेंट भी आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे नज़र आएगी, क्योंकि जो डबल कंटूर है ऑफ द राइट हार्ट बॉर्डर वो आपको यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली चेस्ट एक्सरे पे नज़र आएगा। ठीक है, सो आपने ये चीज़ याद रखनी है फॉर MCQs एज वेल कि यहाँ पे चेस्ट एक्सरे में आपको डबल कंटूर नज़र आएगा ऑफ राइट हार्ट बॉर्डर। ठीक है, that is specifically seen in case of left atrial enlargement। ठीक है, एंड इन जनरल ऑब्वियसली आपको चेस्ट एक्सरे पे कार्डियोमेगैली के साथ पूरा का पूरा लेफ़्ट हार्ट जो है जनरली इनलार्ज नज़र आएगा ही आएगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात करें तो लेफ़्ट एट्रियल इनलार्जमेंट यहाँ पे होती है ड्यू टू डबल कॉन्टूर ऑफ द राइट हार्ट बॉर्डर। ठीक है, और ये आपको चेस्ट एक्सरे पे ये नज़र आती है चीज़। ठीक है, डबल कंटूर आपको नज़र आएगी ऑफ राइट हार्ट बॉर्डर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप ECG जब करवाते हैं तो फिर आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी। सो जब आप ECG करवाएंगे, सो ECG में अगर तो स्मॉल आपके पास पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है तो फिर तो नॉर्मल ECG होगी। ठीक है, लेकिन अगर लार्ज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है तो फिर आपके पास लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी या फिर बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। सो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है या बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इकोकार्डियोग्राम जब आप करवाएंगे, इको पे आपको क्या नज़र आएगा कि अगर स्मॉल हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है तो फिर तो नॉर्मल इकोकार्डियोग्राफी होगी। ठीक है, लेकिन अगर लार्ज है तो लार्ज के केस में आपको यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, लेफ़्ट एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे डक्टस जो है वो आप देख सकते हैं फ्रॉम द सुप्रास्टर्नल नॉच, यानी डक्टस कैन बी विजुअलाइज्ड, डक्टस इज विजुअलाइज्ड फ्रॉम सुप्रास्टर्नल नॉच। ठीक है, देन ये होगी इसकी डायग्नोसिस, जिसमें हमने चेस्ट एक्सरे करवाया था और उसकी फाइंडिंग्स देखी कि स्मॉल अगर होगा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस तो नॉर्मल है, और अगर लार्ज है तो फिर आपके पास कार्डियोमेगैली है और लेफ्ट हार्ट की इनलार्जमेंट है, और बेसिकली लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट आपको नज़र आ रही होती है
चेस्ट एक्सरे पे एज डबल कंटूर ऑफ द राइट हार्ट कॉर्नर, ठीक है। फिर ईसीजी कराई, स्मॉल अगर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है तो ईसीजी नॉर्मल होगी, अगर लार्ज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है या फिर बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिल सकती है। फिर इकोकार्डियोग्राफी जब आपने करवाई तो उस पर आपको स्मॉल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के केस में नॉर्मल इकोकार्डियोग्राफी नजर आएगी। अगर लार्ज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है फिर आपको लेफ्ट एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट नजर आ सकती है इकोकार्डियोग्राफी पर। और इसके अलावा आप डक्टस को विजुलाइज कर सकते हैं फ्रॉम द सुप्रास्टेनल नॉच एज वेल, ठीक है। अब हम इसकी मैनेजमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे। सो मैनेजमेंट में आपने इसकी मेडिकल मैनेजमेंट याद करनी है एंड सर्जिकल मैनेजमेंट याद करनी है। सो मेडिकल मैनेजमेंट में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हम देते हैं इंडोमेथिसिन या आइबुप्रोफेन। इंडोमेथिसिन देंगे या फिर आइबुप्रोफेन देंगे, जो कि हमारे पास NSAIDs हैं और ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हैं और ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन कॉज करेंगी ऑफ द वेजोडाइलेशन कॉज्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यानी जो वेजोडाइलेशन प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉज कराती हैं उसकी कंस्ट्रक्शन कराएंगी ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, ठीक है। अब आपने यूजुअली ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हैं ये क्लोज कर देती हैं आफ्टर द फर्स्ट डोज, ठीक है। क्लोज कर देती हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को आफ्टर द फर्स्ट डोज, और फर्स्ट डोज मोस्टली होती है 0.2 mg/kg, ठीक है। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है इस इंडोमेथिसिन की कि अगर आपके पास क्रेटिनिन का लेवल जो है इट इज़ ग्रेटर दैन 1.7 mg/dl, या अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या कोई रीनल या GI ब्लीडिंग है, ठीक है। रीनल और GI ब्लीडिंग है या फिर कोई नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस का केस है या कोई सेप्सिस का केस है, तो इन सब में ये जो इंडोमेथिसिन है इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। सो ये इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ठीक है। ये सारी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। अगर क्रेटिनिन 1.7 mg/dl से ज़्यादा हो या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, रीनल या GI ब्लीडिंग नज़र आए किसी पेशेंट में, या नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस है या सेप्सिस है, तो फिर आप इंडोमेथिसिन या आइबुप्रोफेन नहीं देंगे, ठीक है। और ये इंडोमेथिसिन आइबुप्रोफेन फर्स्ट डोज के बाद ही आपका जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है उसको क्लोज कर देता है। अच्छा, सर्जिकली आप किस तरह से मैनेज करेंगे कि आप टर्म या पोस्ट टर्म जो पेशेंट है उसको आप सर्जिकल क्लोजर जो है बेसिकली सजेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें आप लाइगेट करेंगे और डिवाइड करेंगे डक्टस को बिफोर 1 year ऑफ एज, ठीक है। सो टर्म और या फिर जो पोस्ट टर्म इन्फेंट्स हैं उनमें बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर को किया जाता है। और इसमें आप क्या करेंगे कि बिफोर 1 year ऑफ एज आपने क्या करना होता है कि आपने जो डक्टस है उसको लाइगेट करना है एंड उसको डिवाइड करना है, ठीक है। और इस तरह से फिर आप उसकी सर्जिकल करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस।